जैसे ही ईरा ध्रुव को अबराल के हमले से बचाने की तैयारी करने लगी, तभी एक भारी आवाज पूरे बाजार में सुनाई दी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई अबराल की मेरे इलाके में आकर तू मेरे बेटे पर ही हमला करेगा? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। सभी ने मुड़कर देखा कि अरेंद्र आग की लपटों के बीच तेजी से भागते हुए आ रहे थे। वो आग की लपटें उनकी शक्ति थी, जिससे उनके सिर के ऊपर एक शेर सा चेहरा भी बन रहा था। तभी अरेंद्र ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, शेर का पंजा। और उनके इतना कहते ही उनके सर पर जो आग का शेर बन रहा था उसने जोर से गुर्राया और अरेंद्र के हाथ अचानक लोहे में बदल गए, जिससे उन्होंने अबराल पर हमला किया। अबराल ने अरेंद्र के वार से बचने के लिए अपनी शक्तियां जुटाकर उल्टा अरेंद्र पर हमला किया और जैसे ही अबराल की हरी और अरेंद्र की लाल शक्तियां टकराईं तो बाजार में एक बहुत तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान तक बजने लगे थे। फिर धीरे धीरे धमाके का धुआं छटा और सबने देखा कि कैसे अरेंद्र और अबराल अभी भी लड़ रहे थे। तभी अरेंद्र अबराल को दूर झटक कर ध्रुव के पास गए और उन्होंने उससे सवाल किया, बेटा तुम ठीक तो हो ना? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं बाबा। ये सुनकर जैसे ही अरेंद्र ध्रुव को लेकर जाने लगे, अबराल ने अरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई अरेंद्र। इतना सुनकर अरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई थी। उन्होंने ध्रुव को ईरा के पास जाने का इशारा किया और ध्रुव ने बिना जिद करे अपने बाबा की बात मान ली। इसके बाद अरेंद्र चलकर वापस अबराल के पास जाने लगे। दूसरी ओर से अबराल ने भी अरेंद्र की ओर चलना शुरू किया। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे को घूर रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों दलों के लीडर कितने ताकतवर थे और अपने अपने दलों के लिए बहुत जरूरी भी। तभी अबराल को देखते हुए अरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अबराल तुझे शर्म नहीं आई अपने बेटे से भी छोटी उम्र के लड़के पर हमला करने में? कहां गया तेरे अंदर का मर्द? अबराल इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसी गुस्से में अबराल ने जमीन पर पड़े अपने बेटे मैकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। वो अब कभी अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेचारे मैकी के साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर अरेंद्र को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा, जवाब? किस चीज का जवाब? और क्या कहा तुमने? बेचारा मैकी? अरे मगर मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे का यह हाल नहीं किया होता तो तुम्हारे बेटे की बजाय मेरा बेटा इस वक्त जमीन पर बैठा दर्द से करा रहा होता। तुम्हारा बेटा उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी उसने मेरे बेटे को चैलेंज किया। इसके पीछे मुझे कोई नेक इरादे तो नहीं दिख रहा है। और एक बात कहूं, अगर तुम्हारे बेटे की जगह मेरे बेटे का यह हाल होता ना, तब भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता और ना ही तुम्हारे बेटे पर हमला करता, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ताकतवरों के मुकाबले में हाथ पैरों का टूटना आम बात है। पता नहीं तुम इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। अबराल ने देखा कि ये कहने के बाद अरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उस मुस्कुराहट को देखकर अबराल का खून खौलने लगा और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे गलती से भी एक और मौका नहीं देना, नहीं तो देख लेना। इस पर अरेंद्र ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ। ये सुनकर अबराल ने जवाब में कहा, ठीक है तो फिर इंतजार करते हैं। ये कहते हुए अबराल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो मैकी के पास गया और उसे उठाकर वहां से ले गया। फिर जैसे ही वो अधीश के सामने से निकलने लगा तो अबराल ने देखा कि अधीश हैरान परेशान दिख रहा था। अपने गुस्से को शांत कर अबराल ने उससे कहा, हकीम अधीश चलिए चलते हैं। लेकिन अधीश ने एक नजर ईरा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन वो लड़की। ये सुनते ही अबराल की आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। उसकी इच्छा तो हुई कि अधीश को वहीं जान से मार दे, क्योंकि अधीश के दिमाग में हर वक्त सिर्फ हवस भरी रहती थी, जिसकी वजह से अबराल बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए इस चीज को याद किया कि यह हकीम ही था जो आमिश दल के लिए दवा बना सकता था। और ये सोचकर अबराल ने अपना गुस्सा निगलते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अधीश से कहा, इस मामले में हम घर पहुंचकर बात करेंगे अधीश। अबराल के चेहरे पर दर्द देखते हुए अधीश ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार और ईरा की तरफ देखा और खुद को दिलासा देते हुए वो अबराल के पीछे पीछे वहां से चला गया। अबराल और अधीश को वहां से जाते देख अरेंद्र के चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दी, जिसके साथ वो जोर से हंस पड़े। उन्होंने पूरे बाजार को गौर से देखा और फिर अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की, जिसके होठों के किनारों से इस वक्त थोड़ा खून बह रहा था। फिर उन्होंने ध्रुव की तरफ चलना शुरू किया और उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हें अभी बहुत काम करना बाकी है ध्रुव। तुम्हारे हमले ज्यादा ताकतवर नहीं है। अबराल का सिर्फ एक ही बेटा है, और अगर एक हाथ तोड़ने की बजाय तुम उसके दोनों हाथ तोड़ देते तो अबराल गुस्से से पागल हो जाता और कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता। उसके ऐसा करने पर मुझे और दल के बुजुर्गों को उसे मारने का मौका मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, तुमने ये मौका तो गवा दिया, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि बिना किसी दया के दल के लिए जो सबसे अच्छा कदम हो वही उठाना, फिर चाहे उसके लिए हमें दुश्मनों को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसके पास खड़ी ईरा और सानवी भी अरेंद्र की बात सुनकर थोड़ा घबरा गए थे। सिर्फ वो तीनों ही हैरान नहीं थे, बल्कि बाजार में मौजूद तमाम योद्धाओं ने अरेंद्र की बात सुनी थी और ये सोच रहे थे कि बेटा तो बेरहम है ही, लेकिन उसके पिता उससे भी ज्यादा बेरहम है। लेकिन सब ये भी जानते थे कि अरेंद्र के ऐसे मुश्किल फैसलों की वजह से ही शौर्य दल आज इतना शक्तिशाली हो पाया था। इसके बाद धीरे धीरे सभी अपने कामों में लग गए और ध्रुव बाकियों के साथ घर चला गया। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद अंधेरा हो गया था और आसमान में चांद साफ दिख रहा था। उसकी चांदनी से ध्रुव का घर चमकता हुआ दिख रहा था।
दिन भर के शोर शराबे के बाद आखिरकार रात को मैसेडोरिया शांत हो चुका था। सभी अपने घरों में थे और बाहर सड़कों पर जुगनू और झिंगुर आवाज कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन दोपहर के मुकाबले शहर की हलचल ना के बराबर थी। वहीं ध्रुव अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें रात की तरह शांत थी और आसमान की तरफ देखते हुए उसने विदुर से एक सवाल किया, आचार्य, आपने कभी नहीं बताया कि आपका रैंक क्या है? और तभी उसे अंगूठी से एक आवाज सुनाई दी, ये अचानक क्यों जानना चाहते हो तुम? वैसे फिलहाल तो मैं एक आत्मा हूं, लेकिन फिर भी मुझे महादक्ष और द्रोण रैंक वालों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, यही सच है। विदुर का जवाब सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुश नहीं थी, जिस वजह से विदुर ने उससे पूछा, क्या दोपहर में तुम उस लड़के को सच में मारना चाहते थे? विदुर का सवाल सुनकर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, मैं कि इसके लायक तो जरूर है, लेकिन मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था। मेरी इच्छा तो किसी और को मारने की है। यह बात तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेरे पास, और अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा है। आचार्य, मैं आमिश दल को जल्द से जल्द हराना चाहता हूं, और इसके लिए कैसे भी करके मुझे उस हकीम अधीश को जान से मारना होगा। एक बार वो मर गया तो आमिश दल और दवा नहीं बना पाएगा, और बाजार के इस युद्ध में वो हमसे हार जाएगा। ऐसा करने पर उनका वजूद तो नहीं मिटेगा, लेकिन उनकी ताकत पर जरूर बहुत असर पड़ेगा। शायद इतना कि वो शौर्य दल से मुकाबला करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर विदुर ने तुरंत कहा, अच्छा, तुम्हारे सब्र का बांध सचमुच टूट गया है। तुम्हें जानने के बाद तो मैं इतना कह सकता हूं कि तुम गुस्से में भी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इरा की बहुत ज्यादा फिक्र है। आज वो हकीम जब उससे बदतमीजी कर रहा था, तब तुम्हारा गुस्सा कैसे उफन पड़ा? क्या तुम इरा को इतना पसंद करते हो? सवाल सुनकर ध्रुव थोड़ा हड़बड़ाने लगा। वो समझ गया था कि विदुर उसके दिमाग को पढ़ चुके थे। फिर हड़बड़ाते हुए ध्रुव ने विदुर से कहा, आप ही बताइए मैं क्या करता? मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और आप भी जानते हैं आचार्य कि मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं है। अगर आज मैं उन लोगों से नहीं भी लड़ता तो भी आमिश दल के खिलाफ कोई ना कोई चाल तो चलता ही, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी आचार्य। ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम ही सही हो। लड़ाई से इरा का कोई लेना देना नहीं था, अब खुश? विदुर की हंसी देखकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी नजरें घुमा ली। उसे लगा शायद आचार्य ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन तभी विदुर ने उससे कहा, और अब जो तुम इतना ठोस कदम उठाना ही चाहते हो तो वो ही सही, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। कुछ भी बड़ा करने के लिए मुझे तुम्हारा शरीर उधार लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव ने थोड़ा सोचा, और फिर अपना सिर हिलाते हुए वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने अपनी जेब से लाल रंग की स्टोरेज अंगूठी निकाली, जिसका इस्तेमाल कर उसने अपने हकीम वाले काले कपड़े पहन लिए। ध्रुव ने जैसे ही वो कपड़े पहने, विदुर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तैयार हो जाओ ध्रुव। हो सकता है कि मेरा तुम्हारे शरीर में होना पहली दूसरी बार में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखना और अपने शरीर को मुझे काबू करने देना। इतना कहकर विदुर अंगूठी से निकलते हुए सीधे ध्रुव के शरीर में घुस गए। एक पल के लिए तो ध्रुव का शरीर किसी बूढ़े आदमी के शरीर सा दिखने लगा, लेकिन फिर वो पहले जैसा हो गया। इसके बाद विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, चलो चलते हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपने शरीर को काबू करने देना। अब जो मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में पधार चुकी है, इसलिए कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इस पर ध्रुव ने सिर हिलाया और खिड़की के पास जाकर एक बार चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसके बाद वो खिड़की से छलांग मारते हुए बाहर आया, लेकिन अचानक से जमीन पर गिरने लगा। तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि उसका शरीर हवा में उड़ने लगा था। वो शरीर अब विदुर के काबू में था, और विदुर ध्रुव के शरीर को हवा में उड़ाते हुए आमिश दल के लिए रवाना हुआ। तभी विदुर ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, अब तुम नहीं रहे। आगे से कुछ करने के पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। इतना कहकर विदुर ने ध्रुव के शरीर को अपनी शक्तियों के बल पर हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव इस वक्त आसमान में किसी चील की तरह उड़ रहा था और नीचे जाते हुए लोगों को देख रहा था। उसे उड़ते हुए बहुत खुशी महसूस हुई, और उसे लगा कि अधीश को मारने के लिए आज का दिन बिल्कुल सही था, क्योंकि आज उसके साथ आचार्य विदुर भी मुकाबला करने वाले थे। तभी उड़ते हुए ध्रुव ने विदुर से हंसकर कहा, मैं तो भूल ही गया था यह एहसास कैसा होता है। आज तो सचमुच मजा आ गया। तुम भी अच्छे से जी लो इस एहसास को, नहीं तो क्या पता कल को तुम्हें भी अंगूठी में कैद होना पड़ जाए। इसके बाद वो तेजी से उड़ते हुए आमिश दल के इलाके में पहुंच गए। इस बात से अनजान आमिश दल के दरबार में अबराल ने हैरान होते हुए अधीश से पूछा, क्या तुम, मेरा मतलब आप हमारे दल के लिए हमारे लिए दूसरी दवा भी बना रहे हैं? यह सुनकर पास ही खड़े अधीश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, स्प्रिंग पाउडर के अलावा भी मुझे और दवाइयां बनानी आती हैं, और मेरे हिसाब से ये दवाइयां योद्धाओं को जरूर पसंद आएंगी। ऐसी एक दवा का नाम है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इस दवा की खासियत यह है कि यह दवा कुछ वक्त के लिए किसी की भी शक्तियां 10% तक बढ़ा सकती हैं। ये सुनते ही अबराल की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वो जानता था कि अगर ऐसी कोई दवा उनके बाजार में आ जाए तो योद्धा एक बार फिर आमिश दल के बाजारों में खिंचे चले आएंगे, और शायद आमिश दल एक बार फिर शौर्य दल को टक्कर देने लगे। लेकिन तभी अधीश ने अबराल को देखते हुए कहा, लेकिन बस एक मुसीबत है, इस दवा को मैं स्प्रिंग पाउडर जितनी तादाद में नहीं बना सकता। यह दवा मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ही बना पाऊंगा, और इसकी वजह मेरा रैंक है। उम्मीद है कि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी।
इस पर जोर से हंसते हुए अबराल ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, दवाएं कम रहेंगी तो और अच्छा है। हम दवाओं की नीलामी करेंगे, जिससे सबसे बड़ी बोली वाले को ही ये दवा मिलेगी। और वैसे भी ये तो हम सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कर रहे हैं। हमारा ज्यादा ध्यान तो स्प्रिंग पाउडर बेचने में ही लगेगा। लेकिन तभी अधीश ने अबराल की खुशी देखते हुए उससे चालाकी से कहा, अबराल जी, मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बना तो दूंगा, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ स्प्रिंग पाउडर का ही जिक्र है। यह सुनकर अबराल के चेहरे पर से उसकी हंसी गायब होते हुए दिखी। तभी अबराल ने अधीश से कहा, मैं समझा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं अधीश जी। अबराल के चेहरे की परेशानी को देख अधीश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यह कोई परेशानी की बात नहीं है अबराल जी। मैं जानता हूं कि आमिश दल किन हालातों से गुजर रहा है, इसलिए फिलहाल तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के बदले मुझे सिर्फ वो लड़की हीरा चाहिए। यह सुनते ही अबराल के चेहरे पर परेशानी दिखी। वो मनी मन बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हकीम अपनी हवस के चलते सीधे शौर्य दल से पंगा लेने की बात करेगा। उसे समझाते हुए अबराल ने कहा, हकीम अधीश, अगर आमिश दल के किसी भी मेंबर ने शौर्य दल के किसी भी मेंबर को छुआ भी तो अरेंद्र को मौका मिल जाएगा खुलकर हम पर हमला करने का। और यह हमला सिर्फ दवाओं को लेकर नहीं होगा, बल्कि एक असली युद्ध होगा जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी, और हम फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। अबराल की बात सुनने के बाद भी अधीश को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो सिर्फ इरा चाहिए थी, और वो भी किसी भी कीमत पर। यही सोचते हुए उसने अबराल से कहा, इस बारे में मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इरा को इच्छा से मेरे पास लाएं या फिर जोर जबरदस्ती करके। मुझे सिर्फ इरा चाहिए, और मैं दवा पर काम करना तभी शुरू करूंगा जब आप मुझे ये वादा करेंगे कि इरा बहुत जल्द मेरे पास होगी। अधीश की बात सुनकर अबराल बहुत गुस्से में था, लेकिन उस गुस्से को नकली हंसी में बदलते हुए उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो सोचने के लिए? मैं तुम्हें कल तक जवाब देता हूं, ठीक है? यह सुनकर अधीश ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है, आप कल तक जवाब दे दीजिएगा, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज की घटना के बाद शौर्य दल और आमिश दल वैसे ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं, और आज जो कुछ भी हुआ उससे बुरा क्या ही हो सकता है आपके लिए। अबराल ये बात सुनते ही अपने दांत पीसने लगा। वहीं उसके गुस्से से अनजान अधीश पलटकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसका वहां इंतजार कर रहा था। वो अपने दिमाग से इरा को निकाल ही नहीं पा रहा था। आज इरा को देखकर उसके मन में वासना से भरे ख्याल आने लगे थे, और इसलिए वो कमरे में जाकर अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वहीं दरबार में खड़े अबराल ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये हकीम हर वक्त लड़कियों की तलाश में रहता है। मुझे लगता है एक दिन इसकी मौत भी किसी लड़की के हाथों ही होगी। इसके बाद वो मैकी को देखने चला गया। दूसरी ओर अधीश के कमरे का पता लगाकर ध्रुव और विदुर उसके कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक लड़की जो अध नंगी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके शरीर को सिर्फ एक पतले से आर पार दिखने वाले कपड़े से ढका हुआ था। तभी विदुर ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, जल्दी छुपो, कोई आ रहा है। यह सुनते ही ध्रुव दबे पांव चलते हुए पर्दों के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि पर्दों में एक छेद था जिससे ध्रुव कमरे की गतिविधियां देख सकता था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अधीश हंसते हुए कमरे के अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही अपने कपड़े उतारने शुरू किए और उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, तैयार हो जाओ जाने मन, मैं वापस आ गया हूं। चलो आज की रात भी रंगीन बनाते हैं। इतने में पर्दे के पीछे छुपे ध्रुव ने विदुर से कहा, आचार्य ये आप मुझे क्या दिखाने ले आए? इस पर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कुछ करे इससे पहले ही हम उसे खत्म कर देंगे। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी और वो हमला करने को तैयार हुआ। तभी अचानक विदुर को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने कहा, प्लान चेंज, कोई और भी आ रहा है, लेकिन ये कोई तो बाहर से आ रहा है। इतना कहकर विदुर ने ध्रुव के शरीर को काबू करते हुए पीछे देखा तो एक सफेद रोशनी तेजी से कमरे की ओर आ रही थी। ये देखकर ध्रुव के पसीने छूटने लगे कि आखिर ये था कौन। शरीर की अचानक बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए विदुर ने कहा, घबरा तुम रहे हो, लेकिन पसीना मुझे आ रहा है। इसके जवाब में ध्रुव ने विदुर से कहा, शरीर मेरा है तो मेरे घबराने पर मुझे तो पसीना आएगा ही ना आचार्य। ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जाओ, वो आ गई। इस पर ध्रुव ने तुरंत चौंकते हुए पूछा, वो लेकिन कौन? इतने में अचानक वो बड़ी सी खिड़की जिससे टिक कर ध्रुव खड़ा हुआ था अचानक टूट कर बिखर गई। किस्मत से पर्दों को कुछ नहीं हुआ और इसलिए ध्रुव भी बच गया था। खिड़की के टूटने से अधीश भी डर गया था। उसने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो चांद की रोशनी में उसे बाहर से आती हुई इरा दिखाई दी। वो इस वक्त हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखें सुनहरे रंग की थी। इरा के चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर पधार रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस अप्सरा की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था। दूसरी ओर ध्रुव उसे वहां देखकर हैरान रह गया था। उसने धीमी आवाज में विदुर से कहा, इरा, यहाँ पर? ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये सुनते ही विदुर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ वही करने आई है जो हम करने आए थे। सच में कितने मिलते हैं तुम दोनों के ख्याल। इस पर ध्रुव ने तुरंत कहा,
आचार्य, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। ध्रुव ये कहकर मन ही मन सोचने लगा, आखिर इरा इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। वो इतनी तेज और इतनी ताकत से कांच तोड़ते हुए अंदर आई कि ध्रुव ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं इरा महादक्ष तो नहीं थी। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए विदुर ने कहा, इरा की असली ताकत तो तुमने अब तक देखी ही नहीं है। वो आमतौर पर अपनी ताकत छुपा कर रखती है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि फिलहाल इरा एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिससे शक्तियां कुछ वक्त के लिए और बढ़ जाती हैं। वैसे मुझे ये खास तकनीक देखकर ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि इरा के परिवार के पास ऐसी तमाम खास तकनीकें हैं। ये सुनकर ध्रुव और हैरान तो हुआ ही था, लेकिन हैरानी में इस बार उसकी हंसी छूट गई थी। वो इसलिए हंस दिया क्योंकि वो जानता था कि विदुर इरा के बारे में उससे ज्यादा ध्रुव को कुछ नहीं बताने वाले थे, और इसलिए अपना सिर हिलाते हुए उसने इरा के बारे में और कुछ पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। फिर उसने अपना ध्यान पर्दे के छेद से कमरे की तरफ किया। कमरे के अंदर इरा अधीश को गुस्से से देख रही थी, और अधीश बिस्तर पर पड़ी लड़की के तन से वो पतला सा कपड़ा निकालने ही वाला था कि उसे खिड़कियां टूटती हुई दिखी। खिड़कियों से इरा को अंदर आते देख अचानक अधीश को डर लगने लगा। इस वक्त उसके सामने इरा खड़ी हुई थी, जो सुनहरे कपड़ों में चमक रही थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी सुनहरी दिख रही थी। इरा इस वक्त अधीश को अधनंगी हालत में देखकर गुस्से से उफन रही थी। तभी अचानक अधीश दरवाजे की तरफ भागा। उसे समझ आ गया था इरा शायद उसे जान से मारने के लिए आई थी। उसने सोचा कि दरवाजा खोलकर वो मदद की गुहार लगा पाएगा। तेजी से भागते हुए अधीश दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, और वो अचानक जमीन पर गिर गया। मुंह के बल गिरने से अधीश के कुछ दांत टूट गए थे, जिन्हें उसने थूक कर बाहर किया। इस वक्त अधीश का मुंह खून से सना हुआ था। उसने डर के मारे अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की, और तभी उसे एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई जो उसे खींचते हुए इरा के सामने ले आई। अब ध्रुव भी अधीश को दर्द से चीखते हुए देख रहा था। उसने देखा कि अधीश के पैरों में काले रंग के 2 बड़े से गड्ढे हो चुके थे, जिनसे खून बह रहा था। उन गड्ढों से जलने की बदबू आ रही थी, जैसे कि वो गड्ढे पैर जलाकर किए गए हों। डर और दर्द के मारे अधीश ने जोर से चिल्लाया, कोई है, मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे जान से मारना चाहती है, कोई है, अबराल जी। अधीश के पैर में इतना दर्द हो रहा था कि वो लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन फिर उसने अपने दांत पीसते हुए दर्द सहने की कोशिश की। जब उसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उसके मुंह से जोर से चीख निकली। चीख सुनते हुए गुस्से से भरी इरा ने अधीश से कहा, चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आसपास के इलाके को अपनी शक्ति से भर दिया है, इसलिए कोई तुम्हारी चीख सुन भी नहीं पाएगा। फिर तुम्हें बचाना तो दूर की बात है। ये सुनकर अधीश ने घबराते हुए इरा से कहा, क्या क्या करने वाली हो तुम? क्या चाहती हो तुम? दौलत, दवा, जो चाहिए सब देने को तैयार हूं, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। इस वक्त अधीश का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, और वो हाथ जोड़ते हुए इरा से अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसे गिड़गिड़ाते देख इरा उसकी ओर चल कर आई। उस बड़े से कमरे में इरा अधीश की ओर चली जा रही थी, जो जमीन पर पड़ा दर्द से कर रहा था। फिर जैसे ही वो अधीश के सामने जाकर रुकी तो अधीश ने देखा कि इरा अचानक मुस्कुराने लगी थी। उसी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा, तुम मेरे साथ रात बिताना चाह रहे थे ना? लो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। ये सुनते ही अधीश पसीने से तरबतर हो गया। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो आंख बंद करके अपने मरने की घड़ी का इंतजार करने लगा। उसे ऐसी हालत में देख इरा ने उससे कहा, सच कहूं तो मुझे किसी की जान लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इरा की बात सुनते ही अधीश ने अपनी आंखें खोल ली। उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद इरा उसे मारने के लिए नहीं आई थी, बल्कि सिर्फ उसे डराने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही अधीश का डर कम होने लगा था, इरा ने अचानक उससे कहा, तुम्हारी गंदी नजरों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तुमने उसकी बेइज्जती कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हारी बेफिजूल की बातों को ध्रुव ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ये कहते इरा की उंगलियां और आंखें दोनों सुनहरी रोशनी से चमकने लगे, और इरा ने उस शक्ति से सीधे अधीश के सीने पर वार किया। इस बार से अधीश के सीने में एक बड़ा सा काला गड्ढा हो गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पैरों में हुआ था। अधीश उस हमले की वजह से जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसमें इरा का खौफ साफ समझ आ रहा था। उस लाश को देखकर इरा ने खुद को शांत करते हुए कहा, अगर मेरा बस चलता तो मैं मैसोडोरिया से आमिश दल का सफाया कब का कर चुकी होती, लेकिन मैं सिर्फ ध्रुव की वजह से रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता चले। इतना कहकर इरा अपना सिर हिलाते हुए वहां से जाने लगी। वो जैसे ही पर्दों के पास आई, उसे लगा कोई उसे देख रहा था, इसलिए वो पर्दे को गौर से देखने लगी। वहीं पर्दे के पीछे ध्रुव छुप कर इरा को देख रहा था, और इस वक्त थोड़ा घबराने लगा था। लेकिन कुछ देर पर्दे को देखने के बाद जैसे इरा को भरोसा हुआ कि पर्दे के पीछे कोई नहीं था, तो उसने वहां से जाने का फैसला किया, और फिर इरा एक छलांग मारकर चांदनी रात की रोशनी में गायब हो गई। उसके वहां से जाते ही विदुर ने मजाकिया अंदाज में ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हारी भूली और खूबसूरत दिखने वाली इरा तो बेरहम कातिल निकली। वो आई, इस अनाड़ी का काम तमाम किया और फिर चली गई। क्या बात है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ये सोचने लगा कि ऐसे वक्त पर भी कैसे विदुर को मजाक सूझ रहा था। लेकिन फिर ध्रुव ने अपनी नजर कमरे में पड़ी अधीश की लाश की तरफ करते हुए कहा, इसका मतलब हम लोगों का यहाँ आना तो बेकार चला गया। इस पर विदुर ने उसे जवाब देते हुए कहा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है,
मैं ये बात मानता हूं कि इरा काफी बेरहम है, लेकिन उसमें फिलहाल तजुर्बे की कमी है। ये सुनकर ध्रुव ने चौंकते हुए विदुर से पूछा, इससे आपका क्या मतलब है? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर मुस्कुराने लगे। उसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बस देखते जाओ। विदुर की बात ध्रुव के पल्ले नहीं पड़ी थी और इसलिए उसने पर्दे के पीछे कुछ देर और इंतजार किया। वो कमरे की हर चीज को देख रहा था कि आखिर इरा क्या भूल गई थी जो विदुर ने उसके तजुर्बे की बात कर दी थी। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी लड़की पर पड़ी, जो इस वक्त शायद बेहोशी की हालत में थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिस्तर से बंधी हुई थी। उस कमरे के अंधेरे सन्नाटे के बीच ध्रुव को अचानक एक आवाज सुनाई दी और उसने अधीश की लाश की तरफ देखा। तभी अधीश की लाश अचानक से उठकर चलने लगी। ये देखकर ध्रुव का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर अधीश इतना खतरनाक वार कैसे झेल गया। वहीं अधीश ने उठते हुए अपने सीने को देखा और कहा, अरे बाप रे, बाल बाल बच गया। अगर मैंने गुरुजी से कछुआ छाप दवा नहीं ली होती तो मैं तो आज पक्का मर ही गया होता। फिर बड़ी मुश्किल से उठते हुए अधीश पास ही रखी एक टेबल तक गया। उस टेबल पर एक छोटी सी बोतल रखी हुई थी, जिसे आराम से उठाकर अधीश ने उस दवा का छिड़काव अपने जख्मों पर किया और फिर अपनी जेब से एक गोली निकालते हुए उसने उस दवा के साथ गुटक लिया। उसकी दवा खाते ही उसका चेहरा बेहतर लगने लगा और घाव भी हल्के हल्के भरने लगे। तभी उसने खुद से कहा, ये जख्म तो ठीक होने में 6 महीने लगा देंगे। कल मैं अबराल जी से कहकर वापस अपने गांव चला जाता हूँ और वहां से गुरुजी को यहाँ भेज देता हूँ। गुरुजी की मदद से तो आमिश दल शौर्य दल की खटिया खड़ी कर देगा और तब मैं इस लड़की को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर उसने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाते हुए हंसना शुरू किया ही था कि अचानक उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई दी, माफी चाहूंगा जनाब, लेकिन आपको वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। यह आवाज सुनते ही अधीश खड़े खड़े जम गया और एक बार फिर उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा तो एक काले कपड़ों वाला आदमी पर्दों के पास खड़ा हुआ था। उस आदमी ने अपने हाथों पर शक्ति लाते हुए कहा, कितनी लापरवाह लड़की है, अब तो मुझे ही इसे जान से मारना पड़ेगा। उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी मंडराने लगी थी, जिसे देखकर अधीश ने चौंकते हुए कहा, ये तो दिव्य रोशनी है। अधीश की हैरानी को देखकर ध्रुव ने जवाब में कहा, बधाई हो, दिव्य रोशनी सही जवाब है। आप जीतते हैं एक 1 साइड टिकट जहन्नुम की। एंजॉय। ये कहकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, जिससे वो सफेद रोशनी उसके हाथ से निकलकर बिजली की रफ्तार से सीधे अधीश की तरफ गई। फिर उस रोशनी ने अधीश को जलाकर राख कर दिया और ध्रुव के सामने एक राख का ढेर पड़ा था, जो हवा की वजह से पूरे कमरे में बिखरने लगा। पलक झपकते ही वो अनाड़ी हकीम मर गया था। ध्रुव ने उसे चिल्लाने तक का वक्त नहीं दिया था। इसके बाद ध्रुव ने खुश होते हुए ताली बजाई और फिर उसने भी खिड़की से बाहर छलांग लगाते हुए विदुर से कहा, चले आचार्य। इसके जवाब में विदुर ने ध्रुव को आदेश दिया, चलो वापस घर चलते हैं। विदुर के आदेश के बाद ध्रुव उछलते कूदते अबराल आमिश के घर से बाहर हुआ, लेकिन बाहर जैसे ही उसने एक घर की छत पे कदम रखते हुए जमीन पर छलांग मारी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो अचानक वहीं रुक गया। उसके सामने सुनहरे कपड़े पहनी हुई इरा खड़ी थी, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। इरा ने गुस्से में उस काले कपड़े पहने आदमी से पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त इरा अपनी जुल्फों को संभालते हुए अपने सामने खड़े काले कपड़े वाले आदमी को देख रही थी। तभी उसने उस आदमी को देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? ये सवाल सुनते ही विदुर ने काले कपड़ों के अंदर से आवाज लगाई, मुझे लगता है कि तुम शौर्य दल के दरबार में मुझे पहले देख चुकी हो। ये सुनकर इरा ने थोड़ा याद करने की कोशिश की और फिर उसे याद आया कि ये वही हकीम था जो दवा देने के लिए दरबार में आया था। तभी हकीम को देखकर इरा ने एक और सवाल किया, आप इस वक्त आमिश दल के घर क्यों गए थे? इसका जवाब देते हुए विदुर ने कहा, मुझे किसी ने मुसीबत का हल निकालने को कहा था। इस पर इरा ने चौंकते हुए पूछा, कैसी मुसीबत और किसने कहा आपसे हल निकालने को? ये सुनते हुए हकीम ने अपने हाथ हिलाया और कहा, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन इरा अपने सवाल का जवाब चाह रही थी, इसलिए उसने बेचैन होते हुए हकीम से कहा, लेकिन मैं सब जानना चाहती हूँ। ये कहकर इरा हकीम की तरफ बढ़ने लगी। उसका शरीर हवा में था और उसकी उंगली हकीम की तरफ थी, जैसे वो उस हकीम को धमका रही थी। फिर इरा जैसे ही हकीम के पास गई तो विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम कितनी ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी ताकत इस बूढ़े आदमी को रोकने के लिए काफी नहीं होगी। ये सुनकर भी इरा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो अपनी उंगली भी नीचे नहीं की और अब उसमें से इरा की शक्ति बाहर आने लगी थी। ये देखते हुए कि इरा पीछे नहीं हट रही थी, विदुर ने उसे समझाने की कोशिश में कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। अगर मैंने तुम्हें गलती से भी चोट पहुंचा दी तो उस लड़के का दिल टूट जाएगा। लेकिन जब इरा पर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा तो आखिरकार विदुर ने ही हार मानते हुए इरा से कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। आज एक कम अक्ल एक लड़की को गंदी नजरों से देख रहा था। मैं यहाँ उस कम अक्ल को ही सबक सिखाने आया था, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा होता? ये सब मुझे तुम्हारे उस लड़के ने ही करने को कहा था। हकीम की बात सुनकर इरा ने अपनी पलकें झपकाई और अचानक उसके हाथ की शक्ति गायब होने लगी और वो धीरे धीरे जमीन पर आ गई। फिर उसने हकीम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही जानती थी कि आपके और ध्रुव के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। वैसे सच कहूं तो मुझे पहले सिर्फ शक हुआ था, जो आज यकीन में बदल गया। शुक्रिया। इस पर विदुर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? इस सवाल के जवाब में इरा ने कहा,
वैसे तो मैं नहीं जानती कि आप हैं कौन और कहां से आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुव की शक्तियों की वापसी में आपका बहुत बड़ा हाथ है और इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हकीम जी। ये कहकर इरा को हकीम के हंसने की आवाज आई, लेकिन वो उसे अच्छे से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए उस हकीम के और करीब आई और फिर फुसफुसाते हुए उसने हकीम से कहा, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप ध्रुव की सच्ची मदद ही कर रहे हो और उसका फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन अगर मुझे पता चला कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है तो फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं या फिर मुझसे कितने ज्यादा ताकतवर हैं। मैं सीधा आप पर हमला कर दूंगी, फिर चाहे जो हो। यह सुनकर विदुर ने ध्रुव से इरा की तारीफ करते हुए कहा, देखो ये कितनी साहसी लड़की है। इतने में इरा ने आगे कहा, मेरी बस यही इच्छा है कि ध्रुव को किसी से धोखा ना मिले, क्योंकि वो दिल का साफ है और जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, इसलिए मुझे घर वापस लौटना चाहिए। और हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बीच आज जो बातचीत हुई वो ध्रुव के कानों तक नहीं पहुंचेगी। इसके जवाब में विदुर ने इरा को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उससे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। यह सुनकर इरा ने मुस्कुराते हुए विदुर के सामने हाथ जोड़े और फिर वहां से पलट कर जाने लगी। तभी हकीम ने जेब से एक हरी बोतल निकाली और इरा की तरफ की। इरा उसे देखकर थोड़ा चौंक गई थी, लेकिन फिर भी उसने वो बोतल अपने पास रख ली। ये देखते हुए विदुर ने कहा, खास तकनीक के इस्तेमाल से तुम अगले कुछ दिन थोड़ी कमजोर रहोगी, इसलिए ये दवा लेती रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कमजोरी की हालत में देख किसी और का दिल दुखे। ये सुनकर इरा शर्मा गई। उसने अपना सिर हिलाकर विदुर से वादा किया और तेजी से आसमान की तरफ उछलते हुए वो वहां से गायब हो गई। उसके वहां से जाने पर ध्रुव इरा के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। उसने आज खुद देख लिया था कि इरा उसकी कितनी फिक्र करती थी और उसके लिए एक ताकतवर हकीम से लड़ने तक को तैयार थी। ये सोचते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद उसने हंसते हुए अपने पूरे शरीर की कमान विदुर के हाथों में थमा दी और विदुर ने उसके शरीर को काबू करते हुए एक बार फिर हवा में उड़ना शुरू किया। रात का सफर तय करते हुए विदुर और ध्रुव आखिरकार घर पहुंच गए थे। ध्रुव ने घर पहुंचकर आसपास देखा कि कहीं इरा या किसी और को उसके इतनी देर से आने की भनक तो नहीं लग गई थी। फिर रास्ते में कोई रुकावट ना देखने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ गया। फिर जैसे ही ध्रुव अपने कमरे में पहुंचा तो उसने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने काले कपड़े उतारने शुरू किए। कपड़े बदलकर उसने हकीम वाले कपड़ों को स्टोरेज अंगूठी में वापस भर दिया और फिर अपने बिस्तर की ओर छलांग लगाते हुए उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, वाह कितनी हसीन रात है ये। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वो हसीन रात गुजरते गुजरते सुबह में बदल गई। वहीं मैसोडोरिया में दूसरी ओर सुबह होते ही आमिश दल के यहाँ अफरा तफरी मच गई। अधीश की मौत के बारे में जानकर अबराल ने एक नौकरानी को बुलाकर उससे पूछताछ की। अबराल बहुत गुस्से में था और उसके पास ही अपना सिर झुकाए एक नौकरानी खड़ी हुई थी। वो नौकरानी डर से कांप रही थी। वो लोग इस वक्त अधीश के कमरे में थे जहां की खिड़की टूटी हुई थी। तभी अबराल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नौकरानी से कहा, तो तुम ये कह रही हो कि हकीम अधीश अचानक गायब हो गया? ये सुनकर झिझकते हुए नौकरानी ने जवाब दिया, जी हाँ अबराल जी, कल रात यहाँ एक नौकरानी भी थी जो बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे भी नहीं पता कि आखिर हकीम कहाँ गायब हो गए। सुबह से मैंने इस घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन हकीम तब भी नहीं मिले। ये बात सुनते ही अबराल ने तुरंत गुस्से में नौकरानी पर चिल्लाते हुए कहा, कल रात मुझसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में आया था और मुझे उसके बाहर जाने की कोई खबर भी नहीं मिली। और तो और दरवाजे पर महादक्ष रैंक के पहरेदार खड़े हैं। तो तुम ही मुझे बताओ कि वो हकीम अचानक से ऐसे आखिर कहाँ जा सकता है? अबराल का गुस्सा देखकर नौकरानी डर से कांपने लगी। डर के मारे हड़बड़ाते हुए उसने जवाब दिया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि हकीम जी अचानक कहाँ चले गए। नौकरानी को लग रहा था कि अबराल उसे ही इस बात का दोषी न मान ले, इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ तक जोड़ लिए। उस नौकरानी की हालत देखकर अबराल समझ गया था कि इस नौकरानी को हकीम के बारे में जितना पता था वो पहले ही बता चुकी थी। इसके बाद अबराल ने उस नौकरानी को नजरअंदाज कर कमरे में चलना शुरू किया। वो धीरे धीरे कमरे में चल रहा था और कमरे के हर एक हिस्से को ध्यान से देख रहा था। उसे लगा शायद उसे हकीम की गुमशुदगी का कोई सुराग मिल ही जाए। और तभी अबराल को कुछ ऐसा दिखा कि उसके कदम अचानक रुक गए। उसने ध्यान से देखा तो उसे कमरे के एक किनारे पर थोड़ी राख दिखाई दी। अबराल आंखें बड़ी करते हुए नीचे झुका और उस राख को गौर से देखने लगा। देखते देखते अबराल की दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई। उसने उस राख को अपनी उंगली पर लेते हुए अपनी नाक के पास लाकर उसे सूंघ कर देखा। उसकी राख की बू पहचानते हुए अबराल के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। फिर घबराते हुए उसने खड़े होकर कमरे में इधर उधर चलना शुरू कर दिया। उसकी घबराहट देखकर नौकरानी भी थोड़ा चौंक गई थी। तभी अबराल ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे कोई मेरे घर में आकर मेरे मेहमान को जान से मार सकता है? इस बात से बहुत दूर शहर के दूसरे छोर पर शौर्य दल के इलाके में ध्रुव आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तभी उसकी खिड़की से होते हुए धूप की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और वो आंखें मसलते हुए अपनी नींद से जागा। ध्रुव ने जाग कर देखा कि सुबह हुए थोड़ी देर हो चुकी थी। उसके बाद ध्रुव अलसाए अंदाज में बिस्तर से उठा और उसने खुद के मुंह पर पानी की छींटें मारी। उसे फिलहाल सब धुंधला दिखाई दे रहा था और इस वजह से उसका मन किया कि थोड़ी देर और सो लिया जाए।
लेकिन फिर उसने अपने दिमाग पर काबू पाते हुए थोड़ा और पानी अपने मुंह पर मारा और खुद को जगाए रखा। उसके बाद वो जैसे ही अपना मुंह पोंछने लगा, उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। दस्तक के साथ ही उसे एक लड़की की आवाज भी सुनाई दी। ध्रुव, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? इरा की आवाज सुनते ही ध्रुव ने अचानक अपने बिखरे हुए बाल बनाने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक चौंधियाने वाली रोशनी दिखाई दी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसने इरा को देखा, जो हरे रंग के कपड़ों में उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुबह सुबह उसका चेहरा देखकर ध्रुव मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए ध्रुव ने इरा से पूछा, मुझे जागे हुए थोड़ा वक्त हो गया, तुम बताओ कोई काम है क्या? इस पर इरा ने जवाब देते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ध्रुव, लेकिन कोई बात नहीं। ये सुनते ही ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए इरा से पूछा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है? क्या हो गया तुम्हें? फिर ध्रुव ने अचानक इरा का हाथ पकड़ लिया, जिससे इरा का चेहरा शर्म के मारे लाल होने लगा था। तभी अचानक ध्रुव को याद आया कि ये कल रात की खास तकनीक का असर था। विदुर ने पहले ही कहा था कि इरा को इस तकनीक की वजह से हरारत महसूस होगी, और इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा था। इरा बहुत कमजोर दिख रही थी और उसे इस हाल में देखकर ध्रुव को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी इरा ने ध्रुव से शर्माते हुए कहा, ध्रुव, मेरा हाथ। ये बात सुनते ही ध्रुव को याद आया कि उसने इस वक्त इरा का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी ध्रुव ने उसका हाथ तुरंत छोड़ा और बात संभालते हुए कहा, लेकिन ऐसे एकदम से क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, और आज अचानक तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? ध्रुव का सवाल सुनने के बाद इरा थोड़ा घबरा गई। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वो दरअसल हुआ यूं कि मैं कल एक खास तकनीक की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इस तकनीक के लिए मुझे उम्मीद से ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस वजह से मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं वापस पहले जैसी हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो ध्रुव। इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर वो इरा के साथ नाश्ता करने चला गया। नाश्ता करने के बाद ध्रुव ने जैसे तैसे करके दल से बाहर जाने का बहाना ढूंढा और चुपके से वो मैसोडोरिया घूमने चला गया। इस वक्त ध्रुव मैसोडोरिया में भटक रहा था और वहां आते जाते लोगों से पूछताछ कर रहा था कि क्या किसी को आमिश दल की कोई खबर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हकीम अधीश का अचानक गुम हो जाना सनसनीखेज खबर थी और उसे लगा कि ये खबरें अब तक लोगों के कानों तक पहुंच गई होंगी। लेकिन ध्रुव ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी, बल्कि वो लोग तो बाजार में आम दिनों की तरह ही दवा खरीद रहे थे। इस पर ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ये तो सच में काबिले तारीफ है कि आमिश दल के लीडर ने इस बात को अब तक महल की 4 दीवारी के बाहर तक नहीं आने दिया है। लेकिन वक्त ही बताएगा कि वो कितने दिन तक इस बात को और छिपा कर रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो इनके बाजारों में स्प्रिंग पाउडर बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा फिर देखता हूँ अबराल आमिश कौन सा चमत्कार करते हैं। ये सोचकर ध्रुव हंसने लगा और उसने हंसते हुए दरबार नीलामी घर की ओर जाना शुरू किया। और एक बार फिर झुग्गी में कपड़े बदलकर ध्रुव नीलामी घर के अंदर हकीम बनकर पहुंचा। अंदर घुसते ही उस अनजान हकीम को एक लड़की दिखी जो उसे सीधे वीआईपी रूम में ले गई। उस रूम में सायरा कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी और हकीम को अंदर आते देख उसने खुशी से खड़े होते हुए कहा, क्या बात है, हमारा सबसे पसंदीदा मेहमान, कैसे हो तुम ध्रुव, और कैसे याद किया मुझे? ये कहकर सायरा ने ध्रुव के लिए भी एक प्याले में चाय निकाल कर रख दी। तभी ध्रुव ने अपनी जेब से लाल रंग की स्टोरेज अंगूठी निकाली और उसे रगड़कर उसमें से 5 छोटी बोतलें निकालकर टेबल पर रख दी। इन बोतलों में करिश्माई पाउडर वाली गोलियां बंद थी। सायरा उन बोतलों को देख ही रही थी कि ध्रुव ने अपनी आवाज में उससे कहा, मैं यहाँ हमारा सौदा पूरा करने आया हूँ। सायरा उसकी आवाज सुनकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो ध्रुव का राज पहले से ही जान चुकी थी और इसलिए विदुर ने ध्रुव को कुछ भी कहने से मना कर दिया। सायरा इस वक्त बोतलों को घूर रही थी और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छलक पड़ी। फिर उसने धीरे से एक बोतल को उठाकर उसका ढक्कन खोलते हुए उसमें से एक हरे रंग की गोली निकाली। ताजी दवा की महक का एहसास लेते हुए सायरा ने उस गोली को जरा पास से देखा और फिर उसने गोली को वापस उस हरे रंग की बोतल में डाल दिया। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से एक सवाल किया, ऐसा लगता है कि तुम आमिश दल पर धावा बोलने ही वाले हो, नहीं तो इतनी जल्दी सौदा क्यों पूरा कर देते? ये सुनकर ध्रुव ने कुछ ना कहते हुए अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर सायरा को थमा दिया। इस टुकड़े में दवा के लिए जरूरी सामान लिखा हुआ था, लेकिन ये सामान खून रोकने वाली दवा का नहीं बल्कि शक्ति बढ़ाने वाली दवा का था, जो ध्रुव इरा के लिए बनाना चाह रहा था। इरा की कमजोरी देखकर ध्रुव को बहुत बुरा लग रहा था और इसलिए उसे ऐसा कुछ करने का ख्याल आया। कागज का टुकड़ा हाथ में लेते ही सायरा ने उसे एक नजर देखा और फिर सीधे एक नौकरानी को अंदर बुलाकर उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा थमाते हुए कहा, जल्द से जल्द इस सामान को इकट्ठा करो। ये सुनकर उस नौकरानी ने अपना सिर झुकाया, फिर वो बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद कमरे में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए ध्रुव ने अचानक कहा, सुनने में आया है कि आमिश दल अपनी दवा का सामान दूसरे शहरों से खरीद रहा है। ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए सायरा ने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, आमिश दल अपनी दवा का सामान एस्टोरिया से खरीद रहा है, लेकिन वहां के दाम हमारे दामों से 4 गुना ज्यादा हैं। ये कहकर सायरा ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देख ध्रुव ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, क्या तुम मुझे इस बारे में और कुछ भी बता सकती हो? ये सुनते ही सायरा ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो ध्रुव? सायरा के इस बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, उनका सामान लूटने के बारे में सोच रहा हूँ।
इस बात से हैरान सायरा ने खुद को संभाला और फिर ध्रुव के शातिर इरादे को देखकर सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आमिश दल सच में बदनसीब है कि उन्हें तुम्हारे जैसा दुश्मन मिला है। वैसे मानना पड़ेगा ध्रुव, काफी शातिर हो तुम। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो फिर से कमरे में आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक दूसरा कागज का टुकड़ा था। सायरा ने ध्रुव को वो कागज का टुकड़ा पकड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ देर पहले ही एसोटोरिया के नीलामी घर से खबर मिली है कि 2 दिन पहले आमिश दल ने वहां से 4 लाख सिक्कों का सामान खरीदा था। ये सामान आज दोपहर तक मेसोडोरिया पहुंच जाना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आमिश दल ने उस नीलामी घर को सिर्फ 1 लाख सिक्के ही दिए। बाकी के 3 लाख सिक्कों का आमिश दल पर उधार चढ़ा हुआ है। लेकिन इस सामान को चुराना मुमकिन नहीं होगा ध्रुव, क्योंकि आमिश दल ने इसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा हुआ है। उन्होंने सामान की रक्षा के लिए 3 दक्ष और 1 महादक्ष रैंक वाले योद्धा लगाकर रखे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे सैनिक भी हैं जो कम से कम एकलव्य रैंक के तो हैं ही। सायरा की बात सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए कहा, 4 लाख सिक्के, बाप रे बाप। ये कहकर ध्रुव ने उस कागज को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, लेकिन सोच तो मैं ये रहा हूं कि इतना सारा सामान जब राह चलते गायब हो जाएगा, तब आमिश दल, जो वैसे ही दिवालिया होने की कगार पर है, इतना बड़ा उधार कैसे चुकाएगा। इतने में ध्रुव की नजर कमरे के अंदर आती नौकरानी पर पड़ी। वो नौकरानी दवा का सामान थाली में रखकर लाई थी। फिर ध्रुव ने सारे सामान को अपनी लाल रंग की अंगूठी में डालते हुए बिना सायरा से कुछ कहे वहां से जाने का फैसला किया। सायरा ने देखा कि ध्रुव चुपचाप उठकर वहां से चला गया। ध्रुव का ये अंदाज देखकर सायरा को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और मनी मन सोचा, इस लड़के के कारनामे इसकी उम्र से बहुत ज्यादा है। इसकी चालाकी से बेचारे अबराल को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। नीलामी घर से बहुत दूर 7 से 8 बग्घियों में दवा सामान धीरे धीरे मेसोडोरिया के रास्ते पर था। वो लोग तपती धूप में चल रहे थे। सभी पसीने से तरबतर दिखाई दे रहे थे। कोई आस्तीन से माथे का पसीना पोंछ रहा था तो कोई पलकों पर जमे पसीने को महसूस कर रहा था। सबसे आगे चल रहे आमिश दल के बुजुर्गों में से एक 3 सितारों वाले महादक्ष अब्रकांती, जो पूरे मेसोडोरिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। उनकी ताकत की वजह से अबराल ने चाहा था कि वो खुद दवा के सामान को लाने का जायजा ले, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जिस हकीम के लिए वो ये सामान ले जा रहे थे, उसकी किसी ने आमिश दल के घर में घुसकर पहले ही हत्या कर दी। अगर उन्हें ये पहले पता चल जाता तो वो इतना सारा सामान लाने की जहमत भी नहीं उठाते। वो इस वक्त आराम से एक बग्घी में बैठे हुए थे और हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जिंदगी भर के आराम के बाद ये मशक्कत भरे 2 दिन उनसे काटे नहीं कट रहे थे। वो मनी मन गुस्से में शौर्य दल को कोस रहे थे। ये सब उस शौर्य दल की वजह से ही हो रहा है। मैं एक ना एक दिन उनके पूरे दल को खत्म करके रहूंगा। ये कहकर उन्होंने बग्घी की खिड़की से देखा कि सारा सामान सही सलामत है या नहीं, और फिर उसे वहां पाकर वो एक बार फिर आगे देखने लगे। वैसे तो सामान स्टोरेज अंगूठी में भी लाया जा सकता था, लेकिन एक बहुत सस्ती अंगूठी में इतनी दवा रखने के लिए बहुत कम जगह होती, क्योंकि दवा के लिए जितना सामान लाया जा रहा था उस हिसाब से तो आमिश दल को 5 स्टोरेज अंगूठियां चाहिए थी, जो बहुत महंगी आती। और फिलहाल पूरे दल के पास कुल मिलाकर 2 ही ऐसी अंगूठियां थी, और इसलिए उन्होंने बग्घी से सामान लाने का फैसला किया। धीरे धीरे बुजुर्ग को नींद आने लगी। वो नींद के आगोश में जा ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि बग्घी वाले ने अचानक से बग्घी रोक दी। तभी उन्हें बाहर थोड़ा शोर सुनाई दिया, जिसके बाद आंखें खोलकर उन्होंने बाहर की तरफ झांका। तभी एक सैनिक भागता हुआ उनके पास आया और घबराते हुए उसने कहा, बुजुर्ग अब्रकांती, एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने हमारा रास्ता रोक कर रखा है। ये सुनते ही बुजुर्ग के माथे पर एक शिकन दिखाई पड़ी। वो इस वक्त सोच रहे थे कि अब तो बग्घियों का कारवां मेसोडोरिया पहुंच चुका था। आखिर अब कौन इतनी हिम्मत करके आमिश दल का रास्ता रोक रहा था। उस सैनिक को जाने का इशारा करके अब्रकांती ने खुद बग्घी से उतरने का फैसला किया। उन्होंने बग्घी से उतरते ही आगे जाना शुरू किया और आखिरकार सामने पहुंचकर उन्हें वो काले कपड़ों वाला आदमी दिखा जो उनका रास्ता रोक कर खड़ा था। वैसे तो बुजुर्ग उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके कपड़े देखकर वो समझ गए थे कि इस आदमी के इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं थे। फिर अपनी भारी आवाज में चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। ये कहकर बुजुर्ग उस आदमी को घूरने लगे और तभी उन्हें काले कपड़ों के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग आमिश दल से हो ना। ये बात सुनते ही बुजुर्ग थोड़ा और घबरा गए। डर के मारे उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए सैनिकों को चौकन्ना किया, जिससे सभी सैनिकों ने अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और वो गौर से उस काले कपड़े वाले आदमी को देखने लगे। इस हरकत को देखकर हकीम ने बुजुर्ग से कहा, इसका मतलब मैंने सही समझा था। ये कहकर वो हकीम चलते हुए बुजुर्ग के पास आने लगे। हकीम को पास आते देख बुजुर्ग ने बगल में खड़े सैनिक से तीर कमान लेते हुए उस काले कपड़े वाले आदमी पर हमला किया। वो तीर कमान से छूटते ही आसपास की हवा को इकट्ठा करते हुए तेजी से हकीम की ओर बढ़ा। बुजुर्ग ने देखा कि वो तीर सीधे जाकर उस आदमी के गले को चीरने वाला था, लेकिन तभी उस काले कपड़े वाले हकीम ने अपना हाथ उठाया, जिसमें से एक सफेद रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से वो तीर, जो शायद इस वक्त हकीम से लगभग 1 मीटर की दूरी पर था, वो हवा में ही जलकर राख हो गया। ये देखकर बुजुर्ग के चेहरे की रंगत ही बदल गई। वो धीरे धीरे और घबराने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोशनी को देखकर बुजुर्ग समझ गए थे कि जो आदमी इस वक्त उनके सामने खड़ा था वो कम से कम महादक्ष रैंक का तो था।
फिर गहरी सांस लेते हुए आमिश दल के बुजुर्ग ने किसी दूसरे सैनिक के पास से एक भाला लिया और तभी उनके शरीर से हल्के नीले रंग की शक्ति बाहर निकलने लगी। भाला हाथ में पकड़कर बुजुर्ग इस वक्त उस काले कपड़े वाले आदमी को देख रहे थे और फिर अचानक हवा में उछलते हुए उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भाले को पूरी तरह से नीला कर दिया। वो नीला भाला इस वक्त सूरज की तेज रोशनी में चमक रहा था और तभी उस बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, ओवरलैप वेव। ओवरलैप वेव एक क्लास 2 की लो लेवल तकनीक थी जो बुजुर्ग अभ्रकांति की सबसे ताकतवर तकनीक थी। उनकी ट्रेनिंग के अनगिनत घंटों की वजह से वो इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग की तकनीक और शक्ति देखने के बाद बहुत से 6 सितारों वाले महादक्ष भी उनसे लड़ने से घबराते थे। और तभी उस बुजुर्ग ने तेजी से वो भाला उस आदमी की तरफ फेंका। वो भाला इतना तेज था कि वहां मौजूद सभी सैनिकों को सिर्फ एक नीली शक्ति हवा में जाती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर सभी सैनिक खुशी से शोर करने लगे। सभी ने अपनी आंखों के सामने इस बुजुर्ग की शक्तियों का एक नमूना जो देख लिया था। अपने सफर के दौरान उन्हें कुछ लुटेरे भी मिले थे जिन्हें अभ्रकांति ने ऐसे ही भाला फेंक कर मार दिया था। इसलिए वो सैनिक अच्छी तरह से जानते थे कि इस काले कपड़े वाले आदमी का क्या हश्र होने वाला था। फिर जैसे ही वो भाला हकीम के सर के पास पहुंचा, बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे रोकने की हिम्मत करेगा। और तभी उस काले कपड़ों वाले आदमी ने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा देखकर अचानक से बुजुर्ग ने कहा, ये तो शौर्य दल के लीडर का बेटा है। उसे पहचानते हुए बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये खुशी इस बात की थी कि वो इस वक्त अपने कट्टर दुश्मन के बेटे को मारने वाले थे और इस मौके की तलाश में तो वो बहुत पहले से थे कि कैसे अरेंद्र को किसी तरह से चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस वक्त ध्रुव विदुर के वश में था और इसलिए ध्रुव की मदद से विदुर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहे थे। फिर जैसे ही वो हवा में उड़ता हुआ भाला ध्रुव के करीब आया तो ध्रुव के शरीर से एक बार फिर सफेद रोशनी निकलने लगी। ध्रुव उसे लगातार बढ़ाता गया और फिर उस रोशनी ने न सिर्फ वो भाला बल्कि थोड़ी दूर पर खड़े बुजुर्ग और कुछ सैनिकों को भी जलाकर राख कर दिया। अचानक सभी सैनिकों की खुशी मातम में बदल गई। बुजुर्ग की मौत का पता लगते ही बचे कुछ सारे लोगों में हंगामा मच गया। कुछ लोग वहां से भागना चाह रहे थे तो कुछ ध्रुव पर हमला करना चाहते थे। कुछ तो मौके का फायदा उठाकर दवा का सामान भी चुराने लगे। इस भगदड़ को देखकर विदुर ने ध्यान देते हुए अपनी शक्तियों को खोलना शुरू किया, जिससे वो सफेद रोशनी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो इतनी ज्यादा हो गई कि बग्गियों के साथ वहां की हर चीज जलकर राख हो गई। एक बार फिर अपनी शक्तियां अच्छे से इस्तेमाल करने की वजह से विदुर खुशी में जोर जोर से हंसने लगे। वहीं शहर के अंदर जब आमिश दल के पास इस हादसे की खबर पहुंची तो अबराल दरबार में बैठा हुआ था। खबर सुनकर बौखलाते हुए उसने सैनिक से कहा, क्या सारा सामान जलकर नष्ट हो गया और बाकी सारे लोगों का क्या हुआ? उसका गुस्सा देखकर सैनिक डर गया था। डरते डरते उसने अबराल से आगे कहा, वो बुजुर्ग अभ्रकांति और बाकी सैनिक भी उस आग में जलकर मर गए। एक सैनिक जो गलती से जिंदा बच गया था उसने आकर हमें यह खबर अभी अभी बताई। ये सुनकर अबराल के चेहरे पर 12 बज गए। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और घबराहट में उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। बुजुर्ग अभ्रकांति आमिश दल के 3 महादक्षों में से एक थे और उनकी मौत से आमिश दल की तकलीफें अब और बढ़ गई थी। अबराल का चेहरा देखते हुए उस सैनिक को भी डर लग रहा था, लेकिन अबराल इस वक्त ये सोच रहा था कि आखिर 3 सितारों वाले महादक्ष को कोई इतनी आसानी से कैसे मार सकता था। इसलिए खुद को संभालते हुए अबराल ने सैनिक से सवाल किया, क्या तुम्हें पता चला कि उन्हें किसने मारा? इस पर सैनिक ने जवाब देते हुए कहा, नहीं लीडर, हमें अब तक ये नहीं पता चल पाया कि वो हत्यारा कौन था। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो काले कपड़े पहने हुए था जिससे उसका चेहरा भी ढका हुआ था। लेकिन सैनिक कह रहा था कि वो किसी सफेद रोशनी को काबू कर रहा था जिसके इस्तेमाल से उसने सभी को जलाकर राख कर दिया। सैनिक का जवाब सुनने के बाद अबराल हैरानी में कुछ बड़बड़ाने लगा। काले कपड़े वाला आदमी, वो भी एक सफेद रोशनी को काबू कर पा रहा था। कहीं ये रोशनी दिव्य रोशनी तो नहीं? इन शब्दों ने अबराल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हत्यारा था कौन। तभी उसे याद आया कि काले कपड़े पहनना और रोशनियों को काबू में करना एक हकीम का ही काम हो सकता है। हकीमों के बारे में जब उसने सोचना शुरू किया तो उसे ध्यान आया कि इस वक्त सिर्फ एक ही हकीम था जो आमिश दल के खिलाफ था और महादक्ष अभ्रकांति को मारने का दमखम रखता था, और वो हकीम वही काले कपड़े वाला हकीम था जिसे अबराल ने कुछ वक्त पहले दरबार नीलामी घर में देखा था। तभी अचानक अबराल को सारा खेल समझ में आ गया। उसे पहले ही लगा था कि यह हकीम शौर्य दल से मिला हुआ है, लेकिन अधीश के कहने पर अबराल और आमिश दल के बाकी बुजुर्गों ने सोचा कि शायद वो कोई अनाड़ी हकीम ही था। लेकिन अब अबराल जान गया था कि वो बिल्कुल सही सोच रहा था। तभी गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए अबराल ने जोर से चिल्लाया, अरेंद्र, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस गुस्से की वजह यह थी कि 4 लाख सोने के सिक्कों का सामान जलकर नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें एस्टोरिया के नीलामी घर को बाकी के 3 लाख सिक्के देने थे। अबराल ये सोचकर परेशान हो गया कि आमिश दल का कोष तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, फिर वो इतनी रकम आखिर कहां से लाएगा। अबराल ने पहले सोचा था कि इस सामान से दवा बनाकर वो सारा उधार चुका देगा, लेकिन उस हकीम की वजह से अब उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो जानता था कि अब पूरे एस्टोरिया में कोई भी आमिश दल को उधार नहीं देगा और उधार के बिना वो ना जाने कैसे दवा बना पाएंगे।
अबराल को समझ आ रहा था कि उसके दल का नाम धीरे धीरे मिट्टी में मिलने वाला था। यही सब सोचते हुए अबराल ने जोर से अपना हाथ टेबल पर दे दिया। अबराल की ताकत से वो लकड़ी की टेबल टूट कर बिखर गई। लकड़ी का एक टुकड़ा सामने खड़े सैनिक के हाथ पर भी उछल कर आया, जिससे उसके हाथ से हल्का सा खून बहने लगा। लेकिन वो बिना कुछ कहे दर्द को सहते हुए चुपचाप वहां खड़ा रहा। तभी अबराल ने अपने गुस्से को शांत करते हुए उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा करो, हमारे पास जितनी दवाइयां बची हुई हैं उन्हें बाजार में भिजवा दो, और ध्यान रखना किसी को भी आज के हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर किसी ने भी ये खबर फैलाने की गुस्ताखी की तो दल के नियमों के हिसाब से उसे गद्दार साबित कर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर सैनिक ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर उसने अपना सिर झुकाकर दरबार से बाहर जाना ही सही समझा। सैनिक के जाने के बाद अबराल उस खाली दरबार को घूरने लगा। वो जानता था कि अगर आमिश दल इस मुसीबत से बाहर निकल भी गया तो भी ताकत के मामले में वो बहुत कमजोर हो जाएगा, और इसी वजह से शौर्य दल और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये सोचते हुए अबराल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब अपने दल को बचाने के लिए क्या करे। तो क्या अबराल अपने वक्त बीतता गया और धीरे धीरे आमिश दल की दवाइयां खत्म होने लगी, और फिर जैसे ही स्प्रिंग पाउडर की आखिरी बोतल बिकी, उसके बाद आमिश दल के लोग बाजार में आए हर किसी से माफी मांगते फिर रहे थे। हर व्यापारी बस एक ही चीज दोहराए जा रहा था, हमें माफ कर दीजिए, दवाओं का स्टॉक खत्म होने से हम कुछ वक्त के लिए दुकानें बंद कर रहे हैं। ये सुनकर सारे योद्धा गुस्से से व्यापारियों को देखकर वापस चले जाते। कुछ योद्धा तो व्यापारियों को खरी खोटी भी सुनाने लगे। आमिश दल की दवा खत्म होने की खबर पूरे मैसेडोनिया में तेजी से फैलने लगी। इसके बाद हर कोई समझ गया था कि दवाइयों की इस लड़ाई में आमिश दल शौर्य दल से हार चुका था। इस वजह से आमिश दल का रुतबा भी खत्म हो गया और वो मैसेडोनिया के तमाम कमजोर दलों में से एक बन गए। आमिश दल के सभी मेंबर्स इस बात को समझ गए थे कि उनकी गिनती अब फिर कभी मैसेडोनिया के ताकतवर दलों में नहीं हो सकती थी। वहीं शहर के दूसरे छोर पर शौर्य महल के दरबार में एक मीटिंग बुलाई गई। दरबार में बैठे अरेंद्र ने सैनिक से कहा, क्या आमिश दल की सारी दवा खत्म हो गई? ये कहकर वो अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए। इस वक्त अरेंद्र के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उत्साह में उसने पास ही बैठे तीनों बुजुर्गों की ओर नजर घुमाई, जो खुद भी इस खबर से बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। फिर अरेंद्र ने सैनिक की तरफ बढ़ते हुए अपनी खुशी को काबू में करके उससे सवाल किया, लेकिन उनके हकीम अधीश का क्या हुआ? इस पर सैनिक ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है लीडर। ध्रुव बाबा और अबराल के बेटे मैकी की लड़ाई के बाद से हमें आज तक उस हकीम की कोई खबर नहीं मिली। ये सुनते अरेंद्र और बाकी बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने दरबार के एक कोने में बैठे ध्रुव को देखा। सबकी नजरें अपनी तरफ पाकर ध्रुव ने मासूमियत के साथ उनसे सवाल किया, क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर अरेंद्र ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो ध्रुव की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई हाथ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो ध्रुव और मैकी की लड़ाई के बाद से ही वो हकीम क्यों किसी को नहीं दिखा? इतने में सैनिक को जैसे कुछ याद आया और उसने अरेंद्र से कहा, ध्रुव बाबा सच कह रहे हैं लीडर। हमें आमिश दल के सूत्रों से पता चला है कि आमिश दल के बुजुर्ग अभ्रकांति और बहुत से सैनिकों को एक काले कपड़े वाले आदमी ने जान से मार दिया, और ये सब तब हुआ जब वो लोग दवा का सामान बग्गियों में लेकर वापस आ रहे थे। ये सुनते ही अरेंद्र दंग रह गए। उन्होंने हैरानी में ही हाथ से इशारा कर सैनिक को जाने को कहा, जिसके बाद वो सैनिक अपना सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला गया। उस सैनिक के जाने के बाद अरेंद्र ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखा और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि पूरे मैसेडोनिया में तुम्हारे गुरु के अलावा कोई और 3 सितारों वाले महादक्ष अभ्रकांति को जान से मार सकता था। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, यह बात तो सच है कि बुजुर्ग अभ्रकांति अब नहीं रहे। ध्रुव की बात सुनते ही अरेंद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहां भरी। फिर वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। आमिश दल, जो बरसों से शौर्य दल से लड़ता आ रहा था, वो सिर्फ एक आदमी की वजह से आज खत्म होने की कगार पर आ गया था। इस एहसास को महसूस करते हुए अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं जानता हूं कि वो हकीम सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे दल की मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पूरे दल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस बात को सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। तभी अचानक अरेंद्र ने हंसते हुए आगे कहा, अब देखना तो ये है कि आमिश दल मुसीबत के इस दलदल से कैसे निकलता है। दवाओं की इस लड़ाई में आमिश दल ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस वजह से शौर्य दल को बहुत फायदा हुआ, और इसलिए अगले 2 महीनों के अंदर उनका मुनाफा पिछले साल भर के मुनाफे से ज्यादा हो गया। इसके अलावा मैसेडोनिया में उनका रुतबा भी आमिश दल और लश्कार दल से काफी बढ़ गया था। यहाँ तक कि ध्रुव की वजह से दरबार नीलामी घर के संबंध शौर्य दल से और मजबूत हो गए थे। इसलिए शौर्य दल के लिए आने वाला वक्त सबसे अच्छा वक्त होने वाला था। वहीं दूसरी ओर आमिश दल झटके खा खा कर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सालों से इकट्ठा किए गए योद्धाओं और लड़ाकों की वजह से अभी भी कोई आमिश दल से लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी इस वक्त आमिश दल शौर्य दल से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ वक्त के लिए उसने चुप रहना ही सही समझा। आमिश दल सही वक्त का इंतजार करने लगा, क्योंकि सही वक्त आने पर वो चुपके से शौर्य दल पर
एक बार फिर हमला करेगा और इस बार उनकी ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन आमिश दल की राह इतनी आसान नहीं थी। दवा खत्म हुए 2 दिन ही हुए थे कि एस्टोरिया के नीलामी घर ने 2 महादक्षों को वसूली करने के लिए आमिश दल के पास भेजा। वो लोग जोर जबरदस्ती से अबराल के घर घुस गए और उससे 3 लाख सोने के सिक्कों की मांग करने लगे और उन्हें कायदे से आज के दिन मिलना था। अबराल जानता था कि इस वक्त वो नीलामी घर से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने कुछ दिनों की मोहलत और मांग कर पूरे शहर से सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लेकिन अबराल की किस्मत ऐसी थी कि हर जगह से सिक्के लेकर भी उसके पास सिर्फ 1 लाख सिक्के ही इकट्ठे हो पाए थे, जो असली रकम का आधा भी नहीं था। इसलिए उसने बाकी कमजोर दलों से भी मदद के तौर पर सिक्के मांगने शुरू कर दिए। पर आमिश दल की मौजूदा हालत को देखकर कोई भी आगे आकर उनकी मदद नहीं करना चाह रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि कोई भी मैसेडोरिया के सबसे ताकतवर दल यानी शौर्य दल के दुश्मन की मदद नहीं करना चाह रहा था और इस वजह से बेइंतहा मेहनत के बाद भी अबराल उधार की रकम इकट्ठा करने में नाकाम रहा। चेहरे पर उदासी और आंखों में गुस्सा लिए अबराल वापस अपने घर गया। वहां पहुंचकर उसने तुरंत दल की एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा, हर किसी से ना सुनने के बाद हमारे पास उधार चुकाने का बस एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है बाजारों को बेच देना। आमिश दल के पास फिलहाल 7 बाजार थे, जिसमें से 3 बड़े और 4 छोटे बाजार थे। इस वक्त अबराल 2 बड़े बाजारों को बेचने की बात कर रहा था, जो सबसे ज्यादा भीड़ वाले थे। ये बात सुनते ही दल के मेंबर्स हैरान हो गए। वो लोग घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। यहाँ तक कि इस बात से पूरा मैसेडोरिया ही दंग रह गया था, क्योंकि इन दोनों बाजारों से होती आमदनी आमिश दल के कोष में 50% योगदान करती थी और इन दोनों बाजारों को बेचने का मतलब था आमिश दल की थोड़ी बहुत होती आमदनी को भी पूरी तरह से बंद कर देना। लेकिन अबराल भी जानता था कि कोई भी खरीदार उस बाजार को ही खरीदने में दिलचस्पी लेगा जिसमें भीड़ आती हो, यानी कि जिससे उस खरीदार का फायदा हो सके। वहीं मैसेडोरिया का तीसरा सबसे ताकतवर दल यानी लश्कार दल बाजार खरीदने में इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहा था क्योंकि वो अपनी आमदनी के लिए जुआ खिलाने और धंधा कराने पर निर्भर रहता था। इसके अलावा जो बचे कुचे लोग बाजार खरीदने में दिलचस्पी दिखा भी रहे थे, वो बाजार के बारे में थोड़ा बहुत ही जानकर बौखला गए। कोई भी बाजारों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था क्योंकि इस वक्त ज्यादातर भीड़ शौर्य दल के बाजारों में ही थी और इससे बाकी बाजारों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई भी शौर्य दल को खफा नहीं करना चाह रहा था। बाजारों को बेचने का फैसला लेने के बाद भी जब कोई खरीदार आगे नहीं आया तो अबराल को एक बार फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि शौर्य दल का मैसेडोरिया में कभी इतना दबदबा भी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए अबराल और परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम चुकाए तो चुकाए कैसे। आखिरकार हार मानकर उसे बाजारों को बहुत कम दामों पर बेचना पड़ा। दोनों बाजार मिलाकर अबराल के पास 2 लाख सिक्के आए थे, जिससे उसने सबसे पहले आमिश दल का उधार चुकाया। इस वक्त अपनी हालत पर अबराल को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। वो दरबार में बैठा वक्त के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक दल का एक मेंबर भागते हुए अबराल को एक खबर देने आया। उस मेंबर ने अबराल के सामने सिर झुकाकर उससे हड़बड़ाते हुए कहा, लीडर हमारे साथ धोखा हुआ है। आज जो आपसे बाजार खरीद कर गया उसने आज के आज हमारे बाजार शौर्य दल को दुगने दामों में बेच दिए हैं। ये सुनकर अबराल एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसे खांसी आने लगी और वो अचानक खून की उल्टियां करने लगा। हाथ में खून देखते ही उसे धुंधला दिखने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी उस मेंबर ने तुरंत सबको अबराल की खबर दी और फिर अबराल को किसी अच्छे हकीम के पास ले जाया गया। जब दल के सभी लोगों को इस बात का पता चला तब सभी परेशान हो गए और समझ गए थे कि इसके पीछे भी जरूर शौर्य दल का ही हाथ होगा। आमिश दल चाहकर भी शौर्य दल के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था और इससे दल के सभी लोग ये बात जान गए थे कि अब से आमिश दल सिर्फ एक दूसरी श्रेणी का दल बनकर रह गया था। मैसेडोरिया के 2 बड़े दलों की लड़ाई शौर्य दल की जीत के साथ खत्म हो चुकी थी। वहीं आमिश दल इस बड़ी हार के बाद धीरे धीरे सिकुड़ता गया और दल के बचे कुचे लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि वो फिर कभी शौर्य दल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैसेडोरिया के लोग दोनों दलों की लड़ाई को भूलकर एक नए मुद्दे की चर्चा करने लगे। ये मुद्दा था रक्ष अकेडमी का एडमिशन। रक्ष अकेडमी पूरे मार्कस की सबसे बड़ी अकेडमीज में से एक थी। हर लड़का या लड़की मन ही मन ये चाहता था कि वो इस अकेडमी का हिस्सा बन सके। अगर वो ऐसा कर लेते तो शक्तियों को बढ़ाने में उनका रास्ता थोड़ा आसान हो जाया करता था। वो न सिर्फ आंखों में गर्व के साथ घर वापस आते थे, बल्कि सारे दलों की आंखों के तारे भी हो जाया करते थे। रक्ष अकेडमी 3 साम्राज्यों की सीमा पर बनाई गई थी। इन 3 साम्राज्यों की वजह से यह अकेडमी अपने आप में ही एक छोटे देश की तरह थी। इन 3 साम्राज्यों में से एक वुहान साम्राज्य भी था। और वैसे इस छोटे देश जैसे इलाके पर कोई भी साम्राज्य अपनी आधिकारिकता जता सकता था, लेकिन अकेडमी से ट्रेन हुए योद्धाओं की वजह से कोई भी साम्राज्य ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाया। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि सदियों से तीनों साम्राज्यों में अगर लड़ाई नहीं हुई थी तो इस शांति की वजह भी खुद रक्ष अकेडमी ही थी। जरूरत पड़ने पर यह अकेडमी तीनों साम्राज्यों को समझाया भी करती और धमकाया भी। इन्हीं कारणों के चलते अकेडमी का दर्जा
सबकी नजरों में बढ़ता गया और हर साल एकेडमी तीनों साम्राज्यों में अपने टीचर्स भेजा करती थी, जो कुछ चुनिंदा लड़के लड़कियों को एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चुना करते थे। एकेडमी के इस एडमिशन से किसी भी साम्राज्य को तकलीफ नहीं होती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर लड़के लड़कियां अपने अपने साम्राज्य में ही लौट जाया करते थे, जिससे उनके साम्राज्य और ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही रक्ष एकेडमी के टीचर्स मैसेडोरिया में आने वाले थे, इसलिए मैसेडोरिया के सभी लोगों का ध्यान दोनों दलों की लड़ाई से हटकर एकेडमी के एडमिशन की तरफ हो गया। इस चीज से सबसे ज्यादा खुशी शौर्य दल को ही हुई, क्योंकि महीने भर से पूरे शहर में सिर्फ उन्हीं की ही बात हो रही थी, जिस पर अरेंद्र अब लगाम लगाना चाहते थे। एडमिशन के दौरान रक्ष एकेडमी का एक नियम था कि वो किसी के चुनाव से पहले ये नहीं देखते थे कि उनका परिवार कितना ताकतवर था या वो किस दल से आते थे, बल्कि टीचर का पूरा ध्यान सिर्फ स्टूडेंट्स के हुनर पर रहता था। लेकिन इस नियम के बावजूद हकीकत तो ये थी कि अगर आपकी पहुंच ऊपर तक थी या फिर आप बहुत पैसे वाले थे, तो एकेडमी आपके बच्चों को कुछ सालों के लिए ट्रेन करने के लिए आपसे मोटी रकम ले लिया करती थी और बच्चों को एडमिशन दे दिया करती थी। इस बात के बावजूद भी सभी एकेडमी की इज्जत करते थे और उसकी ट्रेनिंग की वजह से राह चलता हर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता था। मैसेडोरिया में सभी लोग टीचर्स के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। हर किसी को यही लगता कि एकेडमी में एडमिशन लेने की वजह से शायद उन्हें शहर में थोड़ी इज्जत मिलने लग जाए और वो बेहतर जिंदगी जी पाए। सभी जानते थे कि एकेडमी जाकर हर कोई कम से कम एकलव्य रैंक पर तो पहुंच ही जाता था। इसी माहौल के चलते मैसेडोरिया की गलियों में काफी शोर होने लगा और बहुत से लोग शहर से आती सड़कों पर नजर जमाए रखते कि टीचर्स के आने की सबसे पहली खबर उन्हें ही मिल सके। इन चीजों से बिल्कुल उल्टा ध्रुव दिन भर काम में लगा रहता। वो जानता था कि कुछ वक्त बाद उसे ये शहर छोड़ना पड़ेगा और उसकी तैयारी में ध्रुव अभी से खूब सारी दवाएं बनाकर रखना चाह रहा था। ध्रुव की इस मेहनत को देखकर विदुर को उस पर दया आने लगी और इसलिए उन्होंने भी दवा बनाने में ध्रुव की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद तो जैसे दवाओं के लिए जगह कम पड़ने लगी। विदुर इतनी फुर्ती में इतनी सारी दवाएं बना रहे थे कि उन्हें देखकर ध्रुव भी दंग रह गया। अब जबकि उसे पता था कि दवा बनाने में कितनी मेहनत लगती थी, इसलिए विदुर के लिए उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। दवा से ध्रुव की तिजोरियां भरती गईं और देखते ही देखते उनके पास इतनी दवा इकट्ठी हो गई कि वो साल भर दवा ना भी बनाते तो भी ना तो ध्रुव को और ना ही शौर्य दल को कोई तकलीफ होती। और इतनी दवा बेच लेने के बाद शौर्य दल की तिजोरियां अनगिनत सोने के सिक्कों से भर जाती। दवा बनाते हुए ध्रुव ट्रेनिंग के मुकाबले ज्यादा जल्दी थक जाया करता, लेकिन दवा बनाते बनाते उसने अपनी शक्तियों पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया था। वो खून रोकने वाली दवा बनाने में ऐसी महारत हासिल कर चुका था कि ध्रुव अब रैंक 2 के हकीम के बराबर ताकतवर हो गया था। इसके साथ ही विदुर की अमृत धाराओं की मदद से उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब शौर्य दल के पास जगह ही नहीं बची और ध्रुव ने दवाओं की आखिरी खेप बनाई, उसके बाद ध्रुव की शक्तियां उसके शरीर से फूट फूट कर निकलने लगी। इससे एक बात साफ हो गई थी कि ध्रुव अब एक 4 सितारों वाला एकलव्य बन गया था। तो क्या होगा ध्रुव की ट्रेनिंग का अगला पड़ाव, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ।